कैसे हो बच्चों आप सब। तो स्वागत है बच्चों गणित की कक्षा में। आज शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों आज शुरू करने वाले स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन का फुल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो बने रहें पूरा अंतिम तक। तो और इससे पहले शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसमें इसका सारे इक्वेशन के बारे में, इसके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो पूरी तरह से सीधी हो, है ना, जो पूरी तरह से सीधी है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। देखने में तो कितना खूबसूरत लगता है कि स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा बात है, लेकिन इसके अंतर्गत कितने मैकेनिज्म है, कितना इक्वेशन है, क्या क्या होता है, ये ढेर सारी चीजें के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 में आप लोग एक इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लास 10th में ये कौन सा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग 2-3 मेथड पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड पढ़े होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़े थे, आपके एक्स एक्सिस है इसमें, वाई एक्सिस है इसमें, और इसे एक डब्बा बनाते थे। डब्बा बना करके इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आता था इसमें रखते थे, और रखने के बाद अगर मान लीजिए कहीं पर भी 2 पॉइंट आ गया तो 2 पॉइंट रखते थे, जिससे क्या खींच देते थे, एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जो इक्वेशन है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये क्या बताता है, ये एक रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। अरे बस उनमें ये क्या बता रहा है, ये जो इक्वेशन है दो चर वाली रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये एक लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन को ये डिनोट करता है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है। देखो इसको और इसको, ये हो गया ज्योमेट्रिकली और ये हो गया एल्जेब्रिकली, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं फर्क है, दिख रहा है ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये तो इक्वेशन लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों सेम चीज है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसका इक्वेशन है। तो ये और ये, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस इसका क्या है कि ये एक एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस्ड है और ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस है। अरे बस समझ में बच्चों। तो ये जो लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक इसका एक रेखा का, एक सरल रेखा का दूसरा रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन है इसका पोजिशंस के बारे में हम लोग जानते हैं। पोजिशंस यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का पोजिशन क्या हो सकता है, किस किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग रख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होता है ऐसा, इसे बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा, है ना। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ये पड़ी रेखा, पड़ी रेखा, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखा, है ना, खड़ी रेखा, जिसे हम लोग उदग्र रेखा भी बोलते हैं। ये पड़ी रेखा है, खड़ी रेखा। अब एक और फॉर्म होता है, एक और पोजीशन होता है किसी भी लाइन का, जिसे हम लोग ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं, यानी ये टेढ़ा लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन, टेढ़ी लाइन। तो टेढ़ी लाइन जब होती है, टेढ़ी मतलब सीधा, या जो खड़ा ना हो जो सोया ना हो, जो खड़ी ना हो जो पड़ी ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। इसे बोलते क्या बोलते हैं, उसे ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो एक ढालूनुमा बना हुआ होता है। ऑब्लिक लाइन कैसा होता है, ढालूनुमा। जैसे देखिए हम लोग एक्स एक्सिस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इनके साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन 90 डिग्री के और 0 डिग्री के अलावा कोई कोण बना रहा हो, जैसे ये अभी बना रहा है एक्यूट ऑब्ट्यूज कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा, और इधर से बना रहा है 90 डिग्री से छोटा। तो जब एक्स अक्ष के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल कुछ या तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, उसे हम लोग कहते हैं, उस लाइन को बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। ठीक है, तो चलिए, तो लाइन का पोजीशन के बारे में हम लोग समझ गए। अब मेन टॉपिक के बारे में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, ऑफ लाइन्स।
ठीक है। तो बच्चों इंक्लाइनेशन किसे कहते हैं? अगर एक्स अक्ष के साथ कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में, ये दो लाइन का पोजीशन हम लिए हैं, दोनों का अलग अलग पोजीशन, ये एक्स अक्ष के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है और ये एक्स अक्ष के साथ एक्यूट एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या आप लोग नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल जरूर पढ़े होंगे। एक्स अक्ष के साथ कोई लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव करे तो वो पॉजिटिव एंगल बनाता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो नेगेटिव एंगल बनाता है। ठीक है, तो बच्चों ये दो बात पर ध्यान रखना, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो ये जो लाइन है वो हमेशा कैसा एंगल बनाएगा? एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा, जिसे हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, है ना। और अगर यही एंगल इधर जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कैसा एंगल होगा? 180 माइनस थीटा, इधर जाएगा तो थीटा और इधर से बनाएगा तो 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन इसी को कहते हैं कि जब कोई एंगल इफ अ लाइन makes an angle theta with x axis in positive direction, then theta is called inclination. Theta is called inclination of the line. ठीक है, थीटा क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष के साथ अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन कहते हैं। चलो अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का, वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? ठीक है, अभी हम लोग पढ़े क्या चीज? इंक्लाइनेशन। क्या पढ़े बच्चों? इंक्लाइन। अगर कोई लाइन एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए, एक्स अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए, चाहे वो थीटा जो एक्यूट एंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो m इक्वल टू टेन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्लोप, यानी कि अंग्रेजी में इसे ढाल हिंदी में ढाल बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर कोई भी लाइन एक्स अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल यानी थीटा कोण पर झुकी हुई हो, थीटा इंक्लाइनेशन बना रहा हो, तो m इक्वल टू टेन थीटा, इसे हम लोग स्लोप कहते हैं उस लाइन का। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लोप। याद रह जाएगा बात। पहला चीज क्या पढ़े हम लोग? इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन किसे कहते हैं? अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए तो उसे इंक्लाइनेशन कहते हैं। और अगर इंक्लाइनेशन बोलते हैं अगर वही इंक्लाइनेशन के साथ टेन थीटा अगर लग जाए, टेन थीटा का वैल्यू जो भी आता है वो उस लाइन का स्लोप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्लोप। तो स्लोप निकालने का एक तरीका दिया हुआ है कि अगर एक्स अक्ष के साथ अगर कोई एंगल बना दिया हुआ हो तो हम m इक्वल टू टेन थीटा निकालेंगे तो उसका आसानी से स्लोप निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन passing through 2 points, a x1 y1 b x2 y2। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप क्या होगा? अभी हम देखें स्लोप कैसा कि अगर एक लाइन एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए तो m इक्वल टू टेन थीटा उसको स्लोप कहते हैं। तो अब ये कंडीशन हो गया एक, ये जब सिर्फ एंगल दिया हुआ हो तो हम लोग स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर कोई लाइन अगर उसका स्लोप निकालना हो, अगर वो 2 पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? तो उसका स्लोप क्या हो जाता है? स्लोप ऑफ ए बी, लाइन ए बी, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये कैसे होता है इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे।
इस बात का हम प्रूफ देखेंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन, कोई भी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा होता है उसका स्लोप ऐसा होता है। ये आखिर हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, वही इस बात को देखने वाले। चलिए देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कोई लाइन क्या हो रहा है कि पास कर रहा है 2 पॉइंट से। अब दोनों पॉइंट है, हम डाल देते हैं इसे लाइन पर x1, y1, दूसरा है b x2, y2। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर स्थित है, और y1 क्या बताता है, ओरिजिन से y1 डिस्टेंस पर ये स्थित है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये x2 y2 क्या बताता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस y2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले करेंगे टेक टू पॉइंट्स A and B on the line, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ड्रॉ, इसे A और B माने हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं C और इस पॉइंट को मान लेते हैं D। ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, BD परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, दोनों को हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, और एक और परपेंडिकुलर यहां से हम डालेंगे, इससे नाम दे देते हैं E। इस पॉइंट को बच्चा नाम क्या दे दिए, E, है ना। एंड AE परपेंडिकुलर टू BD। अब AE परपेंडिकुलर टू BD हो गया। तो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर, सॉरी, ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा x2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना में से इतना घटा देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगा मेरा, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस y2, सॉरी। अब यहां से यहां तक है डिस्टेंस मेरा क्या चीज, y2, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है मेरा y2, और यहां से यहां तक है मेरा y1। तो y2 में से अगर y1 घटा देंगे तो मेरा कहां से कहां तक डिस्टेंस, B से E तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे कि OC का वैल्यू मेरे पास है x1 और OD का वैल्यू है मेरे पास x2। तो देयरफॉर CD का वैल्यू क्या मिलेगा, CD का वैल्यू मिलेगा x2 माइनस x1। जो CD जो है वो किसके बराबर है मेरा, AE का। जो ध्यान से देखो, तो AE का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे पास, x2 माइनस x1। नाउ AC का वैल्यू है मेरे पास y1, और ये AC जो है वो किसके बराबर है, ED का। इसका मतलब ED का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, y1, और BD का तो वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, BD का वैल्यू है मेरे पास y2। तो इम्प्लाइज दैट BE का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सो बताइए। BE का वैल्यू मिलेगा हमें BD माइनस ED, BD का वैल्यू y2 माइनस y1। ठीक, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों हमें मिल गया है। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा कोण बनाता है, थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल, और पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइन को काटने वाला जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABE तो क्या मिलेगा हमको, ये बताइए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला, tan थीटा परपेंडिकुलर यानी BE बाय AE। तो ये tan थीटा को तो हम स्लोप बोलते हैं, तो BE का वैल्यू क्या मिला मेरा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर स्लोप क्या मिला हमको, y2 माइनस
y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो बच्चों दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन, जैसे ये लाइन है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक x1 y1 और दूसरा भी x2 y2, दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन, लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम प्रूव कर दिए। इसको अच्छे से आप कॉपी में से नोट डाउन करके समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप से रिलेटेड कुछ कंडीशंस है। स्लोप से रिलेटेड जो कुछ कंडीशंस हैं कि अगर दो लाइन कंडीशंस, दो कंडीशंस है। पहला कौन कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन ये है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन का परपेंडिकुलर हो, एक लाइन ये हो गया L1, दूसरा हो गया L2, when two lines L1 perpendicular to L2, तो देन दोनों का स्लोप जो हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशंस है दो। पहला कंडीशन है कि इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कंडीशन को जानने से पहले हम लेंगे लेट स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू, मान लेते हैं हम इसको M1, एंड स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू, मान लेते हैं इसको M2, ठीक है। एंड इंक्लाइनेशन ऑफ L1, तो L1 का अल्फा इंक्लाइनेशन हो जाएगा अल्फा, और इसका मान लेते हैं बीटा। ये एंगल हो जाएगा, इसे मान लेते हैं अल्फा और इसे मान लेते हैं हम लोग बीटा, दो एंगल हो गया। अब ये 90 डिग्री है। तो बच्चों ये बात आप लोग ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े होंगे कि एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना। तो फ्रॉम द फिगर वी हैव, क्या होता है मेरे पास, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री प्लस बीटा। ये तो किसी भी ट्रायंगल में पढ़े होंगे, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े होंगे जरूर कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये दोनों सम, यानी अगर ए बी और सी रहा तो एक्सटीरियर एंगल सी बराबर हो जाएगा इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी। ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है मेरे पास, अल्फा, और इंटीरियर एंगल कौन हो गया, बीटा और 90 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, tan लगा देंगे दोनों तरफ। tan लेने पर, तो tan लेने पर बच्चों ये tan तो रहेगा ही, tan अल्फा, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पे बीटा है। तो देखिए, तो tan अल्फा बराबर होगा -1 अपॉन tan बीटा। तो tan अल्फा, अगर ये स्लोप L1 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, और ये tan बीटा के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा M1 इक्वल टू -1/M2।
मतलब m1 इंटू m2 का वैल्यू -1। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ L2। ये कब होता है? ये तब होगा जब L1 परपेंडिकुलर टू L2। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो -1 के बराबर होता है, या फिर उसका निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। एक लाइन एक स्लोप का दूसरे स्लोप जो होता है वो निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। हम लोग बोलते हैं ना, अगर x जो होता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x। तो m1 बराबर -1/m2 है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया एक दूसरे लाइन का, और नेगेटिव के साइन। अरे बात समझ में? तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप क्या होता है? दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। अब दूसरा कंडीशन है पैरेलल का। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, कंडीशन 1 खत्म हो गया। दूसरा, इफ लाइन्स L1 पैरेलल टू L2, तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन है L2। अगर ये अल्फा कोण बनाए और ये क्या बनाए? बीटा कोण, L1 और L2, है ना? तो इस केस में क्या होगा? अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा, और tan अल्फा जो होगा वो tan बीटा के बराबर हो जाएगा, और इस केस में m1 इक्वल टू m2 बराबर होगा। मतलब कि स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उन दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उन दोनों की स्लोप एंगल बराबर होगा एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और इसको काटने वाला जो लाइन है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। और जब एंगल इक्वल हो जाएगा तो उसमें हम tan लगा देंगे, तो tan अल्फा बराबर tan बीटा। और जानते हैं कि जब किसी भी tan अल्फा लगाने से वो उस लाइन का क्या हो जाता है? स्लोप निकल जाता है। तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो m1 बराबर m2, तो स्लोप L1 इक्वल टू स्लोप L2। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उसका दोनों का स्लोप क्या होता है? बराबर। तो कंडीशन हम लोग क्या पढ़े? पहला कंडीशन पढ़े कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों क्या होता है? -1 के बराबर होता है। और जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। आ रहे बच्चों समझ में? तो यहां तक कंडीशन हम लोग पढ़ लिए स्लोप के बारे में, है ना? चलिए नेक्स्ट, कॉलिनियरिटी। कॉलिनियरिटी है ना? अब 3 पॉइंट एक लाइन है ऐसा, अब इसमें 3 पॉइंट स्थित है। ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा। 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear if slope of AB equal to slope of BC। तो यहां से 3 पॉइंट है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं इससे। फिर यहाँ पे B और C 2 पॉइंट आएगा, फिर 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम आ जाएगा, है ना? इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ होगा, 3 पॉइंट अगर दिया हुआ हो और उसका हम लोग बताना है कि अगर ये कॉलिनियर है कि नहीं है चेक करने के लिए, तो सबसे पहले 2 पॉइंट के बीच से पास करने वाला लाइन का हम लोग स्लोप निकालेंगे। फिर अगले 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप निकाल करके दिखा देंगे कि अगर दोनों स्लोप क्या होगा? बराबर है। दोनों स्लोप बराबर है तो तीनों पॉइंट आपस में क्या होगा? कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक है।